हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस चैप्टर 10, जिसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे फ़ौरन पहले देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है या उसके रास्ते में विचलन आ जाता है, ठीक है, या उसका पथ परिवर्तित हो जाता है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आज हम जानेंगे अपवर्तनांक। उसके दो नियम भी बताए गए थे, ठीक है, कि अपवर्तन के दो नियम हैं, आप उसको देख सकते हो लास्ट वीडियो में, ठीक है। अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अपवर्तनांक एक संख्या है। अपवर्तनांक क्या है? एक ऐसी संख्या है जो ये बताता है कि प्रकाश की चाल एक माध्यम में दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी ज़्यादा या कितनी गुनी कम है। समझ में आ रहा है? प्रकाश वह संख्या है जो ये बताता है कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में दूसरे माध्यम की तुलना में कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। समझ में आ रही है बात? आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर एक माध्यम यहाँ पर है, माध्यम एक, माध्यम दो, ये है आपका क्या, अभिलंब, और एक रेखा आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सघन से विरल में जा रही थी तो दूर चली जाती, सब पता है मैंने। तो फिलहाल आप एक चीज़ समझिए कि ये विचलन क्यों हो रहा है। प्रकाश की चाल अलग अलग होती है अलग अलग माध्यम में, ये पता है आपको, तो उस कारण से होती है, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या है कि भाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। अगर मान लो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है v2, तो जो इसका अपवर्तनांक होगा माध्यम दो का अपवर्तनांक पहले के तुलना में 1 and 2, इसका मतलब ये होता है। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक होता है v1 बटे v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन अगर आपको पहले माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो आप लिखोगे ये। इसका मतलब होता है, इस तरह से लिखे होने का मतलब ये है कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, प्रकाश का नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप इसको क्या बोलोगे, v2 बाई v1, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक चीज़ समझने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आपको मैंने समझाया कि दो माध्यम हो, ठीक है, माध्यम एक, माध्यम दो। अगर माध्यम आपका पहला वायु है या मान लीजिए जल है, दूसरा कांच है, ठीक है, तो जल और कांच के में से अगर आपका कांच का पूछेगा, ठीक है, कांच का पूछे तो कांच को आप G से लिखोगे, जल को W से लिखोगे, ठीक है। अगर कांच का पूछता है तो आप क्या लिखोगे, WNG। अब WNG क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि आपसे कांच का पूछा था। अगर आपसे जल का पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, GNW। इसका मतलब क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और जब आपका कांच का पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे चाल के हिसाब से, VW बटे VG। VW मतलब क्या, जिसके सापेक्ष उसका वेग, उसमें प्रकाश का वेग, और जिसका पूछा जा रहा है उसका प्रकाश का वेग, यानी v1 बाई v2। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो जिसके सापेक्ष वो ऊपर रहेगा और जिसका पूछा जा रहा है वो नीचे रहेगा। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा।
अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो एक चीज़ और समझना ज़रूरी है। जल अगर हो ना हो के यहाँ पर मान लो वायु है या निर्वात है, ठीक है, वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात के अपेक्षा किसी और माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। पहले इसको मैंने जो बताया कि एक माध्यम है कोई और माध्यम है, जैसे जल और कांच था, तो दो माध्यम होने चाहिए, तो वो दोनों माध्यम होने पर उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अगर एक माध्यम, उन दोनों में से कोई एक माध्यम आपका वायु या निर्वात निकल जाए, निर्वात का मतलब होता है जिसमें कोई माध्यम ही ना हो, ठीक है, तो अगर वायु या निर्वात निकल जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब इसमें मान लो आपका पूछा जाए कि कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो आप यहाँ पे इसको किसी चीज़ से डिनोट नहीं करोगे, सीधा लिख दोगे Ng। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आप अपने से मान लोगे या मतलब एक तरह से मान लिया जाता है कि कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब पहला माध्यम निर्वात या वायु होगा। तो लिखने में भी आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल, तो देखो एक चीज़ याद रखो लो, वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको हम मान लो VA से लिख देते हैं। वायु को एयर बोलते हैं तो VA, इसको आप C भी बोल सकते हो, क्योंकि निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको क्या माना जाता है, 3 × 10⁸। जल में जो प्रकाश की चाल है, जल को वाटर बोलते हैं, तो VW 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको किसका पूछा है, जल का पूछा है, तो जल का पूछा है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो मैंने अभी बताया वायु की जगह अगर मान लो यहाँ कांच होता तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते NGW, क्योंकि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पे वायु है, ठीक है, तो वायु वाले को लिखा नहीं जाता है ना, आपको मैंने बताया अभी। तो आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 यहाँ पे जो माध्यम होता है यानी VA, जिसको आप C भी लिख सकते हो, और नीचे VW, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 3 × 10⁸ बटे 2.26 × 10⁸, ये इससे कट जाएगा, यानी 3 × 2.26, दशमलव से इसको काटोगे 00। अब 300 में 226 से भाग दोगे 1.3333 ऐसा कुछ आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कांच होता तो यहाँ पे G लिख देते, यहाँ पे G लिख देते, और G का मतलब कि कांच में प्रकाश का वेग होता तो वो लिख देते, और फिर जल में उसको भाग दे देते। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है जल का वायु के सापेक्ष, यानी जल का किसका, जल का, तो जल का मतलब क्या, जल का मतलब आपका W, और वायु के सापेक्ष है तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, और इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3। उसी तरह कह रहा है अन्य ठोस पदार्थ, तो उसको हम क्या मान लिए, S, क्या मान लिए, S, यानी ठोस पदार्थ का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक में इधर नहीं लिखते, या निर्वात हो या वायु हो, ठीक है। तो ये है 5/2। आपको क्या पूछा है, जल का ठोस के अपेक्षा, तो जल का पूछा है, किसका पूछा है, जल का, आपसे जल का पूछा। आप कहोगे जल का तो दिया है, लेकिन ये वायु के सापेक्ष दिया है ना, आपका जल का किससे पूछा है, ठोस के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ठोस के सापेक्ष। और फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, VS/VW, चाल के हिसाब से, और अपवर्तनांक के हिसाब से क्या बनेगा बच्चों, इसका उल्टा, यानी NW/NS। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि अगर 1 और 2 पूछे तो इसमें अगर चाल के हिसाब से देखो तो V1/V2 होता है, लेकिन अपवर्तनांक के हिसाब से N2/N1 होता है। आप इसको इससे कंपेयर करके देख लो, यही फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे अपवर्तनांक दिया गया आपको हल करने के लिए, चाल तो दिया नहीं गया, तो चाल का हमारा कोई काम नहीं है, यानी आप ये फॉर्मूला लिखोगे। आपको ये पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक ठोस के सापेक्ष, तो चलिए NW आपका क्या है, 4/3, और NS क्या है आपका 5/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2/5 × 3,
8/15। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है? वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों के भाग से बना होता है। ठीक है, वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों के भाग से बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला है उत्तल लेंस। देखो आप लोगों ने अगर लास्ट के 5-6 जो इस चैप्टर के पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो उसमें दर्पण भी पढ़ा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उससे ये चीज़ें अलग हैं। वो परावर्तन के केस के लिए दर्पण की बात थी, यहाँ पे अपवर्तन के केस के लिए लेंस है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, उसको अलग समझें, इसको अलग समझें। ठीक है, तो उत्तल लेंस की बात करते हैं। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें एक भाग जो है एक गोलीय पृष्ठ से लिया गया है ऐसे काट कर, और दूसरा वाला दूसरे गोलीय पृष्ठ से, और इन दोनों को उठा के क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे, है ना? तो और इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्यों अभिसारी बोलते हैं? क्योंकि इसके मुख्य अक्ष क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो अपवर्तन, यानी जब इसकी गुजरती हैं इस लेंस से, ऐसे लेंस है तो प्रकाश की किरण जब जाती हैं तो वो एक बिंदु पर आके मिल जाती हैं। उस बिंदु को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अभिसारित हो जाती है। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है ना, इस तरह से। अब जब उस तरह के लेंस की बात करो कि बाहरी भाग को काट के उस तरीके से बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अपसारी। नाम से कंफ्यूज मत होना। ये लेंस अभिसारित कर दे रहा है तो अभिसारी, ये अपसारित कर दे रहा है तो अपसारी। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरती है तो क्या होता है? प्रकाश विचलित हो जाती है। इसी को अपवर्तन बोलते हैं। अभी यहाँ पे अभी आपने देखा एक प्रकाश की किरण मिल जा रही है, एक प्रकाश की किरण फैल जा रही है। लेकिन एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश की किरण जब जाएगी तो बिल्कुल पार होकर सीधा ही जाएगी, अपने पथ से विचलित नहीं होगी। उसी को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस में मान लो ये बिंदु है, इसको C से लिखेंगे, तो इस पर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो बिल्कुल सीधा चली जाएगी, है ना। तो इसको आप वक्रता केंद्र भी, मतलब एक तरह से ये वक्रता केंद्र के ऊपर होता है। कब होगा? जब आप दो समान गोलीय लेंस को काट कर बनाओगे। जैसे कि एक बराबर गोलीय लेंस के भाग को काट कर अगर आप जोड़ोगे तो उसके बीच के भाग को ही वक्रता केंद्र भी बोलेंगे और उसी को प्रकाशिक केंद्र भी बोलेंगे। तो फिलहाल प्रकाशिक केंद्र आप इतना समझो कि लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश सीधे गुजर जाता है बिना विचलित हुए। मुख्य अक्ष की बात कर लें तो आपको पता है मुख्य अक्ष
वह बिंदु होता है जो कहाँ से होकर जाता है, दोनों लेंसों के वक्रता केंद्र से, दोनों लेंसों के वक्रता केंद्र से होकर जाता है। मुख्य अक्ष वो सीधी रेखा है, प्रकाश की किरण नहीं है ये सीधी रेखा है। वह काल्पनिक सीधी रेखा जो लेंस के वक्रता, अभी दो लेंस है ना ऐसे जुड़ा हुआ है, तो दो अलग अलग लेंस है, तो दोनों लेंसों के वक्रता केंद्रों से होकर जाता है, दोनों लेंसों के वक्रता केंद्रों से होकर जाता है। उसी तरह वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या तो आप समझ ही जाओगे। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, लेंस जो है जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, लेंस जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होगे, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें खास है आपका प्रकाशिक केंद्र और दूसरा मुख्य अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकस भी बोल सकते हो आप इसको। फोकस क्या होता है, फोकस एफ एक बिंदु होता है। तो लेंसों में दो दो फोकस होते हैं, ठीक है। पहला फोकस जिसे हम प्रथम फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस यानी F1 कहते हैं। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं यानी F2 कहते हैं। मतलब पहला फोकस उसे कहेंगे जिसमें एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो जाए अपवर्तन के बाद, और F2 किसे कहेंगे, जिसमें समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम द्वितीय फोकस बोलते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आती हुई या जिस पर मिलती हुई प्रतीत या जिस पर आती हुई जो प्रकाश की किरणें हैं, अभी देखो एक्चुअल में आई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इधर चली जा रही हैं, यहाँ पर आने के बाद इधर चली जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं लेकिन ऐसा प्रतीत हो रही है। तो जिस पर आती हुई प्रतीत होती हुई किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे एक वास्तविक बिंदु है जिससे प्रकाश की किरण निकल रही है और समांतर हो रही है अपवर्तन के पश्चात। लेकिन यहाँ पे एक जो बिंदु है वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद पश्चात समांतर हो जाती हैं। वही चीज़ F2 की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में मिल रही थी, वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखो एक तरह से आभासी वाली बात है, ठीक है, लेकिन परिभाषा ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। जैसे कि इसका बात करें तो वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे देखो, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बहुत किरण आरेख बनाएंगे तो उससे हम लोग समझेंगे। फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी क्या होती है, कुछ खास नहीं। फोकस दूरी यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, चाहे वो F1 की दूरी हो चाहे F2 की दूरी हो, क्योंकि F1 भी फोकस है, प्रथम फोकस, F2 है द्वितीय फोकस। तो प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, यहाँ मिडिल में, जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधी निकल जाती हैं बिना विचलन के। तो आई होप जितनी परिभाषा समझाई गई आप समझ गए होंगे।
तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फ्री सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।